हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस मेंस 2023 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 2 3 क्वेश्चन हो गए थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जो 8 तक आते हैं वो 125 वर्ड्स में यहाँ पर लिखने होते हैं और ये पेपर नंबर फर्स्ट है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 2023 का पेपर है। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। जो क्षेत्रवाद है उसका देखना है। यहाँ पर भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं, जो रुकावटें होती हैं, वो उत्पन्न करता है। जो क्षेत्रवाद होता है किसी क्षेत्र विशेष के प्रति अत्यधिक निष्ठा या लगाव से है। जैसे कोई क्षेत्र है, कोई विशेष क्षेत्र है, उसके प्रति ज़्यादा निष्ठा होगी और लगाव होगी, उसी को ही हम क्षेत्रवाद बोलते हैं। यह लगाव संस्कृति, भाषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। किस किस के कारण उत्पन्न होता है ये पता होना चाहिए। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, इनके कारण उत्पन्न होता है। अब क्षेत्रवाद की यहाँ पर उत्पत्ति देखें। एक तो यहाँ पर ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक कारक कौन कौन से रहे, और भाषाई और सांस्कृतिक कौन कौन से रहे। जैसे भाषाई आधार पर जो बने राज्य है और पूर्वोत्तर संस्कृति है। यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्वायत्तता या विशिष्ट साम्राज्य वाले क्षेत्र जैसे तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इसमें ऐतिहासिक स्वायत्तता वाले थे और विशिष्ट साम्राज्य वाले क्षेत्र हैं ये। इसमें क्षेत्रीय पहचान की गहरी भावना। इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं। बाधाओं की बात करें तो जैसे नीति पक्षाघात, इसमें मजबूत क्षेत्रीय भावनाएं राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती हैं। जो नीति पक्षघात होती है वो क्या होगी, यहाँ पर मजबूत क्षेत्रीय भावनाएं राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा डालेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। यहाँ पर अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण अक्सर इनमें गतिरोध होता रहता है। और भी जैसे नर्मदा के बीच में भी, महानदी में भी, और कावेरी हो गया। आर्थिक असमानताएं भी एक बाधा ही होती है। जैसे क्षेत्रीय विकास पर अत्यधिक ध्यान राज्यों के बीच आर्थिक असमानताएं पैदा कर सकता है। अब किसी राज्य ने ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया और किसी राज्य ने कम कर लिया, इस तरीके से यहाँ पर असमानताएं पैदा हो जाती हैं। सामाजिक अशांति जैसे आक्रामक क्षेत्रवाद है, सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है। जो सामाजिक अशांति होगी, राज्यों के निर्माण में हिंसा और नक्सलवाद, ये भी एक बाधा है। क्षेत्रवाद मानव संसाधनों को नकारात्मक रूप से बाधित करता है, जिससे कौशल विकास में कमी आती है और कम रोजगार के कारण कम आय के साधन भी उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर आगे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बनता है। जो देश की एकता होगी उसके अखंडता के लिए भी खतरा बनेगा। जो बाधा होगी क्षेत्रवाद होगा, क्षेत्रवाद की बाधाएं हैं यहाँ पर। यह देश की नीतियों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर खालिस्तान की मांग हो गया और बोडोलैंड की मांग हो गई। अब यहाँ पर एकीकरण में भी बाधा उत्पन्न होती है इसमें। जैसे क्षेत्रीय पहचान पर जोर देने वाले आंदोलन होंगे, गैर क्षेत्रीय हो सकते हैं। यहाँ पर जो शत्रुता होगी और विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें आगे यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले क्षेत्रवाद के उदाहरण कौन कौन से होंगे जो विकास को प्रभावित करेंगे। गठबंधन सरकारें कभी कभी क्षेत्रीय दलों के हितों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय हितों पर क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दे सकती है, जिससे शासन यहाँ पर प्रभावित होता है। अब बुनियादी ढांचा परियोजना है, जैसे नदी जोड़ो परियोजना, व्यापार और वाणिज्य, इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। राज्य संरक्षक बाद कृषि उपज की आवाजाही पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, एक राज्य दूसरे राज्य पर। क्षेत्रवाद, अब इसका यहाँ पर लिखेंगे इसका निष्कर्ष। जो क्षेत्रवाद है भारत के संदर्भ में सकारात्मक से अधिक नकारात्मक स्वरूप को धारण करता है। सकारात्मक इसके पॉइंट कम दिखाई देते हैं क्षेत्रवाद के, लेकिन नकारात्मक ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो अलग अलग रूपों में देश के सामने एक जटिल समस्या पैदा करता है। अत्यधिक क्षेत्रवाद द्वारा उत्पन्न बाधाएं क्षेत्रीय आकांक्षाओं या राष्ट्रीय विकास के बीच संतुलन को रेखांकित करती है। यहाँ पर इसका ये निष्कर्ष है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी अलग होती है और निर्धनता अलग होती है। अब इसमें यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन भी है, निर्धनता क्या होती है और बेरोजगारी क्या होती है, उस पर टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। यहाँ पर बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई भी मजदूरी प्रचलित मजदूरी है, उस पर कार्य करने के लिए तैयार हो लेकिन कार्य भी प्राप्त ना हो, वो होती है बेरोजगारी।
इसमें लेकिन उसे कार्य प्राप्त न हो, जबकि निर्धनता से तात्पर्य जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ। जैसे निर्धनता कैसे होगी? पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए सही से भोजन नहीं है, वो यहाँ पर हो गया निर्धनता। जो भी बुनियादी बेसिक ज़रूरतें थी, बेसिक नीड थी, उनको पूरा करने में वो असमर्थ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये निर्धनता होगी। और जो भी बेरोजगारी होती है, वो प्रचलित मजदूरी पर काम ना मिले लेकिन करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो वो होती है बेरोजगारी। दोनों में डिफरेंस है ये। भारत में बेरोजगारी और निर्धनता के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। अगर बेरोजगारी, देखो सीधा ही संबंध है, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो निर्धनता अपने आप ही आएगी। पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास, तो अपनी बेसिक नीड्स को, ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वर्ष 2013-14 से देखिए, वर्ष 2022-23 में लगभग इतने करोड़ लोग बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर पॉवर्टी है की स्थिति से बाहर आए हैं। कितने करोड़ लोग? 24.82 करोड़ लोग यहाँ पर बाहर आए हैं। यहाँ पर इसमें इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है ग्राफ से। 2005-06 में इतने प्रतिशत लोग थे, 2013-14 में इतने लोग हैं, और इसमें हमने देखा है ये 2022-23 का है। अब इसको यहाँ पर इसमें इतने थे और 11.28 है। इसमें प्रतिशत में देखेंगे तो कितना आएगा? 17.89% है। जबकि यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो कितने लोग आए? 24.82 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर आए हैं। इसमें आगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। जो भारत है वो दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत में लगभग 23.4 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं वो भारत में ही रहते हैं। और कितनी है उसकी संख्या? 23.4 करोड़ लोग हैं। ये अभी न्यू डाटा ही है। और किसका? ये जो MPI होता है ना, MPI सूचकांक, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स सूचकांक है 2024, उसके अनुसार है ये। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब इसमें यहाँ पर देखो एक चक्री होता है ये। अगर बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी है, काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा, तो निम्न आय होगी, पैसे ही नहीं होंगे। और स्वास्थ्य और शिक्षा का कैसा होगा? यहाँ पर स्तर निम्न होगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, फिर शिक्षा के लिए पैसे नहीं होंगे, ये होगा तो निम्न जीवन स्तर होगा। अब वो चीज़ें आगे ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, एजुकेटेड नहीं होंगे और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर निम्न जीवन स्तर हो गया। निम्न जीवन स्तर होगा क्योंकि कमज़ोर हो गए तो वो आदमी काम भी नहीं कर पाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी। अब ये कम होगा तो यहाँ पर निम्न आर्थिक विकास होगा, उसका विकास भी नहीं हो पाएगा, तो फिर इस तरीके से ये चक्र चलता जाता है। अब यहाँ पर निर्धनता के कारण देखें, निर्धनता के कारण कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि गरीबी का दुष्चक्र होगा, आय असमानता होगी, आधुनिक संरचना का निम्न विकास होगा, खराब स्वास्थ्य होगा, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। जलवायु और भौगोलिक कारक भी होंगे यहाँ पर कि जलवायु कैसी है कहाँ की। अब जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर कम डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा होगी, और मैदानी क्षेत्र वहाँ पर काम ज़्यादा मिल जाएगा, इस तरीके से भी हो सकता है। अब भ्रष्टाचार, जैसे कि सरकारी योजनाएं हो गई, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उन लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुँच पा रहा जिन लोगों के लिए वो योजना चलाई जा रही थी। अब तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अब यहाँ पर तीव्र जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो लोगों का भी विकास नहीं होगा, निर्धनता आएगी। सामाजिक असमानता और भेदभाव होगा तो तब भी यहाँ पर निर्धनता आएगी। निरक्षरता आएगी क्योंकि साक्षर नहीं होंगे, लोग पढ़ नहीं पाएंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होंगे, और भूमिहीनता, क्योंकि जो गांव में लोग होते हैं उनके पास भूमि होती नहीं है, बहुत कम होती है, तो उसमें अपना घर का ही चला पाते हैं, तो यहाँ पर है। और सारे जितने भी परिवार के लोग होंगे उसी में ही काम करते हैं, तो यहाँ पर इसमें उच्च साक्षरता, जैसे कि केरल है, अब इसमें यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है, यहाँ पर बिहार लिया हुआ है। अब जब केरल है, केरल में उच्च साक्षरता है तो निम्न गरीबी होगी, गरीबी कम होगी, तभी तो शिक्षा जो एजुकेशन होती है ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें पहले हम पैसा लगा देते हैं और बाद में पता नहीं है रिजल्ट कितना अच्छा है निकल कर। तो अब यहाँ पर देखें, निम्न गरीबी होगी। अब निम्न साक्षरता होगी तो उच्च गरीबी होगी, क्योंकि एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें इसका निष्कर्ष है, भारत में निर्धनता निवारण के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जो निर्धनता है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को यहाँ पर इसका
जो एसडीजी गोल है ना, उसमें भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, इसमें निष्कर्ष में यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। सतत प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों को और तीव्र और पारदर्शी रूप से क्रियान्वयन कर इस समस्या का निराकरण कर भारत के सर्वांगीण विकास को अग्रसर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।